हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आशा है कि आप सबको ये वीडियो वो सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक, तो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10th की, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है वन शॉट में। अब हमने जो स्टार्ट है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाले हैं हम उनको भी देखेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इसी वीडियो में आने वाले हैं, यानी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो दोनों ही यहाँ पे कंक्लूड किए गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके इस वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ही आपके एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से स्टार्ट है और 7 मार्च तक ये चलने वाला है। तो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी, उसके लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए अच्छे से। चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसका आंसर हम बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या पूछेगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जो यहाँ पे पूछा हुआ है। इसके बाद एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका तो आंसर होगा लीवर, यानी जिसे आप कहते हो यकृत। क्या कहते हो? यकृत। तो इसका आंसर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछा जाता कि शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या आंसर देते? ठीक, और क्या आपको इसका आंसर पता है? नहीं, तो इसका आप आंसर देते, ठीक, एड्रिनल। क्या ये सही है आपका आंसर, या फिर अंडाशय? अंडाशय तो होने वाला नहीं है। ठीक, क्या अग्नाशय होने वाला है? नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद भी आप सोचते रहिए। अगर आपको ऑप्शंस पता हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसके आगे और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसका आंसर भी हम बाद में देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, यानी रोग जो है वो कहाँ आता है। और आप ये भी ध्यान देते रहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, 2021 में पूछा गया था, फिर 2016 में पूछा गया था। तो मे भी चांसेस हैं कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्वाटर अथवा घेंगा रोग पनपता है। ठीक, घेंगा रोग का आपने नाम सुना होगा। घेंगा रोग क्या होता है? जब गले में, ठीक, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि कैसी होती है? एच के आकार की होती है। जब ये थायराइड जो होता है ये फूल जाता है, ठीक, ये फूल जाएगा तो आपका जो गला होता है वो क्या होता है? गला भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। इसी को हम कहते हैं घेंगा रोग। ठीक, अभी किसकी कमी से होता है? क्या ये आयोडीन की कमी से होता है, कि रक्त की कमी से होता है, मोटापा की कमी से होता है, चीनी की कमी से? तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात होती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक, यानी आप अपने सही ऑप्शन तक पहुँच कैसे पाएंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड है। ठीक, आप इसमें क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि क्या चीनी की कमी से आपका गला फूल जाता है? क्या आपने चीनी कम खाया, 2-3 एक हफ्ते नहीं खाया तो आपका गला फूल जाएगा? नहीं। क्या रक्त की कमी से? कभी सुना है रक्त की कमी से गला फूल गया हो? नहीं। मोटापा से? भाई वो नॉर्मल है, मोटापा से गला नहीं फूलता, शरीर फूलेगा। ठीक, पेट फूलता है, ये सब। तो यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन, और आपने सुना भी होगा अक्सर करके कि आयोडीन की कमी से ही क्या होता है, जो गला होता है वो फूल जाता है। अब इसका कारण जो होता है वो आगे आपने चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम बस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें पूछा है, थायरॉक्सिन का स्रावण कौन करता है, या फिर कहाँ इसका स्रोत क्या है। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है? थायरॉक्सिन दिख रहा है ना, इससे संबंधित कोई वर्ड दिख रहा है आपको इस पूरे ऑप्शंस में? ठीक, थायराइड कौन सा दिख रहा है? थायराइड। देखिए बस यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे एक्सिन लग गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? थायराइड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं उसको भी हम आपको समझाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे थायराइड तो आप समझ गए, यकृत, यकृत यानी लिवर, और ये कौन सा रस निकालता है? ये निकालता है पित्त रस को। ठीक, यहाँ पे वृक्क है। ठीक, वृक्क ये रहा आपका। इसके बाद
ये रहा हमारा वृषण। वृषण का काम करता है, वृषण शुक्राणुओं को निकालने के काम में आता है। किसके काम में आएगा? शुक्राणुओं को निकालने में काम आता है। और जो हमारा वृक्क होता है यह अक्सर उत्सर्जन के काम में आता है। किस में आएगा? उत्सर्जन, यानी जो भी अपचित भोजन होते हैं उनको सबको बाहर निकालने के काम में आएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? तो अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए खुद से। ठीक, क्या ये संयोजन हो सकता है? भाई पचने की बात कर रहा है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो क्या आप भोजन करते हो तो फिर जुड़ जाते हैं भोजन? नहीं ना। अपचयन, विस्थापन, नहीं, ये तो फिजिक्स में चला जाएगा विस्थापन हमारा। ठीक, अब दो ऑप्शन हमको लग रहे हैं कि उपचयन भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन भी होता है कि आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आपको याद रखना है अपचयन। क्या याद रखेंगे? अपचयन। ठीक, अब इसमें आपको ये याद तो हो गया कि हाँ भाई अपचयन होता है, लेकिन अपचयन ही क्यों? क्योंकि जब कोई आप आहार लेते हो, ठीक, आपने कोई आहार लिया, ग्रहण किया, अब इस आहार के जो बड़े बड़े टुकड़े थे, ठीक, या बड़े अणु थे, वो क्या करेगा? उसको छोटे अणु में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? छोटे अणु में। और यह प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे ही आप भोजन अपने मुख में लेते हो, ठीक, वहाँ पे क्या होते हैं? दांत होते हैं। ठीक, वहाँ पे जो दांत होते हैं वो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अम्ल आएंगे, बहुत अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो भोजन को पचाना किस प्रकार की अवक्रिया है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होगा अपचयन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बाकी चीज़ें हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक, क्या याद रहेगा आपको? अपचयन। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही था वो था थायराइड। ठीक, ये रहा थायराइड हमारा हो गया। चलें, इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसे ध्यानपूर्वक समझना है और इसे याद कर लेना है। ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन, पहली बात तो कहाँ से निकलता है, या फिर आपसे यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि एड्रेनल जो होता है हार्मोन होता है, या फिर एड्रेनलिन एक ग्रंथि भी होती है। ठीक, एड्रेनल ग्रंथि से ही एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एड्रेनल हार्मोन कहते हैं। तो एड्रेनल हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो वो होता है एड्रेनल ग्रंथि से। कहाँ से होता है? एड्रेनल ग्रंथि से। यहाँ पे आपको नाम जो है सेम दिख रहे हैं। ठीक, एड्रेनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक, जैसा हमने पिछले में देखा था थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा था थायराइड ग्रंथि से, वैसे ही एड्रेनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला? एड्रेनलिन हार्मोन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आपने बता दिया एड्रेनल ग्रंथि से। अब इस बार आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसका सेकेंड नेम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आप आंसर दोगे अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रेनल ग्रंथि कह लीजिए, या इसी का दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन निकलता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? डी सही होगा। लेकिन हमने बस ऑप्शन को सही करना तो नहीं बताया आपको, हम आपको यहाँ किन किन बातों को बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन में और भी क्या चीज़ आपको याद करनी है। ठीक, जैसे हम यहाँ बताएंगे कि एब्सिस अम्ल क्या होता है। एब्सिस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका एब्सिस एसिड से। ठीक, जिसे आप पादप गतिविधियों में पढ़े होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। ठीक, अब ABA का काम क्या होता है? तो ABA हमेशा देखिए उल्टा है ना, फिर A है, फिर B है, फिर A आ गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह पौधों के विकास को रोकता है। क्या याद करेंगे? पौधों के विकास को रोकता है, यानी बाकी सब बढ़ाते हैं पौधों के विकास को, लेकिन ये ABA जो है ये उल्टा काम करता है, पौधों के विकास को रोक देता है। क्या इसका कुछ और भी काम है? तो जी हाँ, इसका एक और काम है कि यह पत्तियों को मुरझा देता है। क्या करेगा? पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है। ठीक, इसके बाद ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। अब पीयूष ग्रंथि क्या होती है?
ठीक, पीयूष ग्रंथि को आप एक और नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। और आपसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनेगा कि यह होती कहाँ है। अक्सर ग्रंथियों में यही पूछता है कि स्थित कहाँ होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये स्थित होती है कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ स्थित होगी, ब्रेन में। ठीक, ऐसे ही पूछेगा आप हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, हाइपर आप कहाँ से होते हो, हमने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो हमने वहाँ पे बताया था, ठीक, ट्रिक के माध्यम से कि पादपों में आप जो हार्मोन्स हैं या ग्रंथियाँ उनको आप कैसे याद करोगे, ट्रिक के माध्यम से, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं आप उनको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो आप हाइपर कहाँ से होते हो, अंदर से। ठीक, तो अंदर की क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस। अब सेकेंड बात कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस भी कहाँ स्थित होता है, ब्रेन में। कहाँ स्थित होगा, ब्रेन में। आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बस ग्रंथियों में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे होता है और कौन सा हार्मोन निकालता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो सेंस ऑर्गन में आते हैं। किस में आएंगे, सेंस ऑर्गन में आते हैं। हम आप सब जानते हैं कि कान, आँख यानी आई, और आपका नोज, ठीक, आपका स्किन, और क्या क्या चीज़ें हो गई। ठीक, ये सब क्या होता है, ये सब आपको सेंस बताती है। जैसे आँखें हो गई, तो आपको आँखें क्या करती, देखने में मदद करती हैं। ठीक, कान क्या हो गए, सुनने में मदद करते हैं। नोज़ क्या होगा, किसी चीज़ को सूंघने में मदद करते हैं कि बैड स्मेल है या फिर अच्छा स्मेल होता है। स्किन आपकी कोई भी संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ठीक, मस्तिष्क तक पहुँचाती है। इसके बाद टंग, आप जो भी चीज़ खाते हो उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तो ये सब सेंस ऑर्गन है जिसे आप हिंदी में संवेदी ग्राही कहते हैं। तो अब आप इसमें से देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, एलिमिनेट कीजिए। कान तो है ही, आँख है ही, नाक है ही, दिमाग। ठीक, तो दिमाग एक ऐसा है जो नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक, इसके बाद बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक, अब इसमें आप जितने भी हार्मोन पेड़ पौधों के बारे में होते हैं हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक, वेट अ सेकेंड, ब्लैंक। ठीक, हम आपको यही बता दे रहे हैं एक एक हार्मोन के बारे में। ये रहा। ठीक, पहला आपको नाम याद रखना है। पहला आप याद रखेंगे ऑक्सिन। क्या याद रखेंगे, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है। अब यहाँ पे आपको अ दिख रहा है ना, तो जब आपको ऑक्सिन दिखे यानी ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पूछे तो यहाँ अ है, और आपको यहाँ याद रखना है कि ऊतकों में वृद्धि करेगा। क्या करेगा, ऊतकों में वृद्धि करेगा। अ से ऑक्सिन रहेगा इधर, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ऊतकों में वृद्धि करता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपको साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। अब ये क्या काम करेगा, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक वर्ड कट, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक, साइटोकाइनिन है तो यहाँ पे कट, आप उल्टा देखिए, कट, कट वर्ड दिख रहा है ना। जैसे ही आपको ये कट वर्ड दिखे आपको जाना है कि यह सेल डिवीजन में मदद करेगा, यानी कोशिका के विभाजन में मदद करता है। और विभाजन क्या होता है, जब सेल 2 पार्ट में डिवाइड होता है इसे हम विभाजन कहते हैं। जब कटेगा तब तो डिवीजन होगा ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन जो होता है उसमें कट होता है। ठीक, तो ये किस काम में आएगा, सेल को बांटने में यानी डिवाइड करने में। ठीक, थर्ड हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है जिसका नाम है गिबरेलिंस। रेलिंस। ठीक, अब गिबरेलिंस क्या करता है, गिबरेलिंस किस काम में आएगा वो आपको जानना है। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है कि यह तनों के विकास में मदद करता है। किस में करेगा, तनों के विकास में मदद करता है, विकास में मदद करता है। अब यह याद करने की टिक क्या है, यहाँ पे आपको गिब्बर दिख रहा है ना, गिबरेलिंस में क्या दिख रहा है, गिब्बर दिख रहा है ना, तो गिब्बर को आप याद कर सकते हैं। ठीक, गिब्बर को आप याद कर सकते हैं गब्बर से। ठीक, तो जैसे गब्बर अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था, अपने तनों को बढ़ाया हुआ था, ठीक, वैसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने तनों को
उनका विकास करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। तो गब्बर यहाँ पे याद रखिए, और जैसे गब्बर ने पूरा अपना साम्राज्य फैलाया है, वैसे पेड़ पौधे का साम्राज्य कौन फैलाएगा? तने फैलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तने को वृद्धि करता है। इसके बाद आपका आएगा ABA, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है। ठीक, इसी शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं, या फिर इसी को अब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। अब्सिसिक एसिड या फिर अम्ल कह लीजिए, इसको ये भी कहते हैं। किस काम में आएगा बताए हैं? उल्टा जा रहा है। ठीक, और जब कोई उल्टा जाने लगे तो समझ जाइए मैटर गड़बड़ होने वाला है। अब गड़बड़ इसमें क्या होगा? पेड़ पौधों में, क्योंकि हम यहाँ वृद्धि की बात कर रहे हैं तो ये वृद्धि को कम कर देगा। यानी यहाँ पे जो भी विकास होने वाला था पेड़ पौधों का, यह उनको क्या करता है? घटा देता है। और क्या कर सकता है? ये एक काम और कर देता है कि पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है। पत्तियों को मुरझा देता है। ठीक, पत्तियों को मुरझा देता है। इतनी बातें क्लियर हुई। एक और बचा है आपको, एक बचा है आपका लास्ट, एथिलीन। क्या बचा है? एथिलीन। एथिलीन किस काम में आएगा? तो जब भी गर्मियों का टाइम आता है तो आप देखते हैं कि जब भी हम लोग का जो पेड़ होता है उसमें फल पके नहीं होते, यानी आम पका हुआ नहीं होता है। लेकिन आप जब जाते हैं बाहर मार्केट से लेने, तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पके हुए आम दिख जाते हैं। किसके कारण? या फिर आप ही घर में जब कच्चे आमों को पकाने का प्रयास करते हो, कच्चे फलों का पकाने का प्रयास करते हो, तो वहाँ पे एक हार्मोन आता है हमारा एथिलीन। ये क्या काम करता है? फलों को पकाने में मदद करेगा। किसको करेगा? फलों को पकाने में मदद करता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको। हमने पहली बार बताया आपको ऑक्सीन। ऑक्सीन में आप याद करेंगे, उधर क्या याद करेंगे? ऊतकों के विकास में। साइटोकाइनिन, तो यहाँ कट ऑप्शन है, तो यानी सेल के डिवीजन में, यानी कोशिका के विभाजन में मदद करता है। गिबरेलिन्स, गब्बर ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है, और पेड़ पौधे अपना साम्राज्य कैसे फैलाएंगे? तनों के विकास से। ABA उल्टा काम कर रहा है, क्या? विकास को कम कर देगा और पत्तियों को मुरझा देता है। एथिलीन किस काम में आएगा? एथिलीन। ठीक, एथिलीन यानी फलों को पकाने में काम आता है। ठीक, अब आपको बताना है कि इन सब नामों में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यहाँ पे नहीं है। क्या आपको एक ऑप्शन दिख रहा है? हमें तो एक ऑप्शन दिख गया। ठीक, लेकिन इसमें से पूछा है आपको कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है वो पूछा है। ठीक, इंसुलिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मानव में आता है। थायरॉक्सिन अभी बताया हमने, गले में होता है, थायराइड ग्रंथि में। एस्ट्रोजन उसमें भी नहीं आएगा, वो आता है नर मादा में आता है। ठीक, यानी मनुष्य में आता है। तो यहाँ बचा हमारा एक सिंगल ऑप्शन, साइटोकाइनिन। क्या बचा? साइटोकाइनिन, जो ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, इसके बाद है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे चुके होते अब तक। ठीक, तो जितने भी नहीं पढ़ा है वो जाके पिछला लेक्चर जो हमारा है, पूरा फुल चैप्टर है, वन शॉट में, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा है? दो तंत्रिका कोशिका, तो ये हमारा भाई हो गया कोशिकाएं, ये हमारी हो गई द्रुमिकाएं। ठीक, और इसी द्रुमिकाओं के बीच में क्या निकलता है? एक्सॉन निकलता है। ठीक, एक्सॉन हो गया मेरा ये। अब एक्सॉन के बाद यहाँ पे तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा, ये क्या हो गया? तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा। अब बोल रहा है कि एक ये तंत्रिका हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। अब इसी में आपको ऐड करना है आपको दूसरी तंत्रिका शिरा। क्या ऐड करना है? दूसरी तंत्रिका शिरा। तो ये हो गया द्रुमिका, जैसे वहाँ बनाए थे हम, ये हो गया द्रुमिका, ये हो गया आपका कोशिकाएं, और ये हो गया आपका एक्सॉन। ठीक, ये हो गई एक्सॉन हो गए, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक, तो अब इन दोनों स्थानों के बीच में एक तंत्रिका इधर हो गई, एक तंत्रिका इधर हो गई। अब इन दोनों तंत्रिकाओं के बीच में जो ये खाली स्थान है, इसे क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 2012 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको ही आपको ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन जो आपका जो होता है, जो आंसर सही है वो है सिनेप्सिस। क्या है? सिनेप्सिस। इसका सही आंसर है सिनेप्सिस। ठीक, दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्सिस या सिनेटिक दरार। दरार मतलब जो बीच में खाली स्थान है।
तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार, या जिसे आप शॉर्टकट में सिनेप्सिस कहते हैं। हो गया, ठीक। चलें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जैसा हम आपके लिए मेहनत करें, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दिया कीजिए, ठीक। लाइक करने में तो कोई मेहनत नहीं हो रहा है और सब्सक्राइब करने में भी कोई मेहनत नहीं हो रही है, ठीक। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, 9th है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। अब आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अभी अभी जस्ट पहले हमने बताया था कि कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो पत्तियों को सुखाने में मदद करते हैं। उल्टा काम कौन कर रहा था, याद कीजिए, उल्टा काम कौन कर रहा था, और ये आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 100% चांसेस बनते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आस्क किया जा सकता है। अब बताइए आप, क्या जिब्रेलिन था, या इसे हम ग्रिबलिन कहते हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ ग्रिबलिन। तो ग्रिबलिन गब्बर था, उसने साम्राज्य को फैलाया था, ये तो होगा नहीं। साइटोकाइनिन कट यानी सेल डिवीजन करने में काम आता था, इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो बचा क्या हमारा, ABA, यानी जिसे आप कहते थे एब्सिसिक एसिड या फिर अम्ल। बात समझ में आई। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़े रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप नहीं किए थे तब ये आपका टाइम वेस्ट करता है। और ऐसे क्वेश्चन के फ़ायदे क्या क्या हैं कि आपका टाइम कम लेता है, ठीक, और आपको नंबर ज़्यादा देने का प्रयास करता है ये। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। क्या करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, कि हम अपने सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा नंबर भी दे सकता है, आपका टाइम भी कम लेगा और आपके लिए अच्छा भी है। आप तुरंत करके आगे बढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। क्या वह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, क्या वह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, क्या वह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये बताइए आप, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स किसका भाग है। आपने जब मस्तिष्क पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार का मस्तिष्क आपको दिखा होगा, ठीक। कुछ इस प्रकार का तो नहीं होता, ये तो कुछ और बन गया। वेट अ सेकेंड, ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखा होगा, ठीक। तो यहाँ जो ये वाला पूरा भाग होता है, ये पूरा भाग, ये प्रमस्तिष्क है। ये क्या है, प्रमस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क आप इसे कह सकते हो। और ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक, जो आपका फ्रंट की तरफ दिखता है, तो वो क्या है, अग्र मस्तिष्क है। इसके बाद पीछे क्या होता है हमारा, मध्य मस्तिष्क। क्या आएगा, मध्य मस्तिष्क। और एकदम पीछे क्या आता है, पश्चिम मस्तिष्क। और यहीं पे आपने ध्यान दिया होगा, जब इंसान को एकदम तिरछे खड़ा करेंगे आप स्लाइड पे, तो यहाँ से आपको एक वो दिखेगा, स्पाइनल कॉर्ड दिखता है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक, इसी से। तो यहाँ पे आपको मेडुला दिखता है। क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मेडुला दिखेगा। तो इसका जो आंसर है वो है कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, पॉन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क होता है। 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मेरे बताने से पहले हम, ये आपको 2018 में पूछा गया है, और आप खुद कोशिश कीजिए कि अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है। पहले इसको जानिए, फिर ऑप्शंस को देखिए कि कौन सा ऑप्शन आप हटा सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब होता क्या है, पहले आप ये बता दीजिए, ठीक। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया आपको पढ़ाया जा चुका है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छानुसार नहीं होती हैं, जो हमारे इच्छानुसार नहीं होती। अब ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं। अब आप बोलोगे कि भाई सांस लेना, श्वसन वाली प्रक्रिया हो गई, इसको आप रोक सकते हो, हाँ, ठीक। आज आपने बोला भाई अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम श्वसन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, अब हम आज सांस नहीं लेंगे, थोड़ा 5 मिनट आराम कर लें। ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ठीक। दूसरा चीज़ है आपका हृदय का धड़कना, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, आप सोने जा रहे हैं, अब हट तुम भी सो जाओ, आराम कर लो कुछ देर। जिस दिन वो आराम करने लगा, आप हमेशा के लिए आराम करने पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं,
कि हम नहीं चाहते थे फिर भी वो हो रही हैं, चाहे हम चाहें और चाहे हम ना चाहें, लेकिन वह अपना लगातार काम करती रहती हैं। ठीक, तो अब इसमें वमन होगा नहीं, अब आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है। वमन होगा नहीं, चबाना, अरे भाई आप भोजन को नहीं चबाना चाहते मत चबाइए। ठीक, इस पर तो आपका बस है ना कि नहीं चलाना चाहते। ठीक, ला लाना ये भी नहीं है। हृदय का धड़कना, ठीक, हार्ट बीट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यह आपके कंट्रोल के बाहर है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, और आपको ये बुरा भी लग रहा होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, 12वां क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 2019-2020 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी से संबंधित था। ठीक, आप बताएं। मधुमेह होता है, मधुमेह जानते हैं किसे कहते हैं? डायबिटीज़, तो ये तो होने वाला नहीं। स्कर्वी नहीं, ये तो विटामिन सी वाला चला जाएगा। एड्स, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो वायरस से होने वाला है। ठीक, ये किससे होने वाला है? वायरस से होने वाला है। ये तुम्हारा डायबिटीज़ है, यानी इंसुलिन से रिलेटेड होता है। तो बचा हमारा क्या? बचा हमारा घेघा ऑप्शन, जो सही है, यानी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेघा, जिसमें जो हमारा गला होता है वो क्या होता है? फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? यानी मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो आपके शरीर की संतुलन को भी बनाए रखती है, उनका अनुरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है? तो क्या वह अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, या फिर अनुमस्तिष्क है? ठीक, ये क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के लिए, इसे आपको करके आना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और जब तक आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग की जो शरीर की स्थिति होती है उसको और संतुलन का अनुरक्षण करती है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप बता दीजिए। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? तुरंत माइंड में क्लिक कर गया होगा, ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा सही करें? प्ररोध तथा अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए ना, साइटोकाइनिन, कट दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? कट दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या दिखेगा? तने की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए कौन था? गिबरेलिन था। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए नहीं, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो क्या इनमें से सभी हैं? बताइए जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्ररोध था अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए नहीं, यहाँ पे एक और ऑप्शन देना चाहिए था इसको, जो होगा आपका, ठीक, ये यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करना चाहिए जो, ओह शिट, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए आप खुद से कि कोशिका विभाजन में, यानी सेल को डिवीज़न करने में, तो आपका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी, यानी सेल डिवीज़न करने में। ठीक, इसके बाद है आपका 15 क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं एड्स, वेरी वेरी, घेंघा, मधुमेह। तो एड्स को तो पहले देखते ही कट कर दीजिए, एड्स और बेरी बेरी और घेंघा, बचा ही क्या तब तो मधुमेह ही बचा ऑप्शन। लेकिन और इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारियां हैं, ठीक, मधुमेह के बारे में, जिनको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि वो उससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब मधुमेह होता क्या है? मधुमेह को आप नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा डायबिटीज़, क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर अपने रक्त में शर्करा के स्तर को, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है। ठीक, क्या होती है? नियंत्रित करने में असमर्थ होती है। तो मधुमेह रोग क्या है? मधुमेह रोग को हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शरीर में रक्त होता है वह शर्करा के स्तर को मेंटेन नहीं कर पाता है, यानी कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कौन सा रोग हो जाता है?
मधुमेह रोग होता है जो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा इंसुलिन की कमी से। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन को क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन में बना देता है, तो आपको इनका भी ख्याल रखना है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, एंड्रोजन है। ये आपको 2020 और 21 में पूछा जा चुका है। नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस या पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, तो पैराथायराइड फिर भी हम इसके बारे में बताते हैं, तब आपको ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सही होगा। ठीक, यह जो होता है हमारा एंड्रोजन, यह एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है। ठीक, अब ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो होता है वह किशोरा अवस्था को दर्शाता है। अब ये क्या चीज़ है? ये है जैसे लड़के हो गए तो उनके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आना। ठीक, ये सब किसके कारण होता है? ये सब एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है, जो जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में मतलब बढ़ावा देता है, उनको विकसित करता है, शरीर के विकास में मदद करता है, शरीर के विकास में भी मदद करेगा। और यह मेल और देखिए यहाँ पे एक मिथ क्या है कि किसमें पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, पर यह मेल में ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा ऑप्शंस मिले कि अगर दोनों दिया है तब तो बेस्ट है कि आप दोनों पे टिक करके आ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों नहीं दिया है तब आप किस पे टिक करेंगे? तब आप टिक करेंगे नरलिंग हार्मोन पे। यानी यह किसमें पाया जा रहा है? तो यह पाया जा रहा है मेल में। किसमें पाया जा रहा है? मेल में। ठीक, एंड्रोजन हार्मोन किसमें पाया जा रहा है? मेल में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अब कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी हैं, तो आपको उनको भी जानना पड़ेगा, तब तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन कौन नहीं है। ठीक, तो इसमें है आपका पिट्यूटरी है, थायराइड है, और फिर आपका वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, अधिवृषण हो गया। ठीक, पैराथायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थैलेमस हो गया। ये सब क्या है? मतलब ये तीनों और ये तीनों, ये सब क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब ये भी है कि जो भी हार्मोन निकलते हैं, जब भी हम हार्मोन की बात करते हैं कि हार्मोन, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही निकलने वाले को हम हार्मोन कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं? तो पिट्यूटरी है, थायराइड है, वृषण है, अधिवृषण है, पैराथायराइड है, थैलेमस है। ये सभी हैं यकृत को छोड़कर। यकृत हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं आता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? यानी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलने वाला है? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपके ऑप्शंस हैं वृद्धि हार्मोन, थायराइड, इंसुलिन, एंड्रोजन। आपको आंसर बताना है इस चीज़ का कि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। सॉल्व किया आपने सभी? ठीक, तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे थायराइड, तो ये तो निकलने वाला कोई हार्मोन नहीं, इससे तो हार्मोन खुद ही निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन निकलता है। इंसुलिन, इंसुलिन तो मधुमेह रोग में होने वाला है ना, ये होगा। वृद्धि हार्मोन नहीं, कौन सा था? एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन भी मैं पहले ही बताया कि एंड्रोजन हार्मोन किस चीज़ में आता है, उसका कार्य क्या होता है। तो ये कहाँ से निकलता है आपको ये भी ध्यान रखना है। ये निकलेगा आपका पीयूष ग्रंथि से। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एंड्रोजन। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, और यह अनुभव आप सभी ने जिंदगी में एक बार तो ज़रूर किया होगा। भाई मैंने तो किया है। ठीक, आपने भी ज़रूर किया होगा कि कभी आपको आके मधुमक्खी ने काट लिया हो, और जब वो काटती है ना तो उसके बहुत दिन, मतलब एक दिन तो पक्का समझ लीजिए कि दर्द होने वाला है, और उस एरिए पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसा कौन सा एसिड उसके डंक में पाया जा रहा है? देखिए, एक नागिन का डंक होता है, एक मधुमक्खी का डंक है, तो इसके डंक के अंदर कौन सा
एसिड पाया जा रहा है जो इतना खतरनाक होता है कि आपको 1 दिन तक रुला के रखेगा। ठीक, तो क्या वो एथेनोइक अम्ल है, क्या वो मेथेनोइक अम्ल है, क्या वो सिट्रिक अम्ल है, क्या ऑक्जेलिक अम्ल है? तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको नहीं पता होगा ये चीज़, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं, और आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ याद रखना है कि मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में, किसके? बिच्छू के डंक में सेम ही एसिड पाया जाता है, सेम अम्ल पाया जाता है, और उस अम्ल का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी काटे तो जान जाइएगा कि आपके शरीर में कौन सा अम्ल एंट्री कर चुका है। तो वो है फॉर्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसे आप मेथेनोइक अम्ल नाम से भी जानते हैं। ठीक, या तो आप इसे फॉर्मिक अम्ल कह लीजिए, या फिर आप इसे कह लीजिए मेथेनोइक अम्ल। इतनी बातें क्लियर हुई आपकी? तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? क्या वह उद्दीपक को कहा जाता है? क्या वो पाचक रस को कहा जाता है? पाचक रस मतलब जो ऐसे रस जो पाचन करने में मदद करते हैं। क्या वह आवेग होता है? आवेग भी नहीं है हमारा। क्या वह उद्दीपक है? उद्दीपक नहीं है। ठीक, तो ना ही उद्दीपक है, ना ही पाचक रस है, ना ही आवेग है। आपका ऑप्शन सही है हार्मोन, और इस पे हम करते हैं टिक। ठीक, तो इस पे किया जाए लॉक। ये हो गया आपका आंसर लॉक, और जो कि सही है। आप ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे बार बार लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है और कब ये आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहते हैं। तो और ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन इस बार पक्का पेपर में छपने वाला है। ठीक, 2020 में पूछा हुआ है, अब बात 2023 में चांसेस हैं इसके बनने के, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो आपके ऑप्शंस हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पे सेरिब्रम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मस्तिष्क होगा और ये कोई इकाई नहीं है। नेफ्रॉन भी नहीं होगा, ये वृकाणु उसमें चला जाएगा। ठीक, उत्सर्जन वाले में चला जाएगा। ये आपका जो बचा न्यूरॉन, ये है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। इसके बाद है आपका ओ शिट, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क या सेरिब्रम? अगर आपने मेरे उस वीडियो को देखा होगा तो आपको अब तक ये आंसर आप दे चुके होते। कैसे? क्योंकि इतना अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी सोते हुए भी गलत नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब यहाँ पे भी सुन लीजिए, और वही एग्जाम्पल हम फिर आपको दे रहे हैं। ठीक, तो जब भी आप पढ़ते नहीं हो टाइम पे बैठ के, ठीक, या फिर खुरापाती ज़्यादा कर रहे होते, आपकी मम्मी क्या उठाती हैं? ये रहा बेलन। क्या उठाएंगी? बेलन। अब क्या करेंगे इससे? ले बेलन आपको देना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी बेलन आएगा तो आपकी किस लिए आता है? आपकी ज़िंदगी को संतुलित बनाने के लिए, कि टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ो। तो ऐसे ही शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बेलम, ठीक, बेलम नहीं, यहाँ कौन काम करेगा? बेलन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि सेरिबेलम जो होता है वह आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन है ए, और इसे कर दिया हमने लॉक, जो कि है सही। आपको मिलते हैं 1 भी रुपए नहीं, यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो इसके बाद है आपका, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा, क्योंकि इसे शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जो और भी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये शारीरिक परिवर्तन के लिए नहीं होता है। तो कौन कौन से हैं? तो आपका बचा टेस्टोस्टेरोन, फिर बचा आपका एस्ट्रोजन, लास्ट ऑप्शन आपका ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। हम बता दे रहे हैं, यह टेस्टोस्टेरोन होगा और एस्ट्रोजन दोनों ही होंगे, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही होगा। इसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? भाई देखो कितनी बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। पादप हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बार बार आपसे इसी बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, कौन नहीं है, कौन क्या काम करता है, कौन सा हार्मोन। तो अब इसका आंसर आप खुद दे दीजिए। एथिलीन
होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वो पादप हार्मोन से संबंधित नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही होता है। इसके बाद है क्वेश्चन आपका 25 नंबर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पूरे 40 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक, कितने दिखेंगे? 40 क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दिखेंगे और कुछ जो इस बार इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, जो पिछली बार पूछे गए हैं उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन को भी मैंने ऐड किया है। होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सीरीज, और आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं, तो आप इसको पूरा देखिए और सो कर नहीं, जागते हुए देखिए। मे बी आप नोट्स ना बना रहे हो इसके, लेकिन इस वीडियो को एक दो बार देख के ही तभी एग्जाम देने जाइएगा। इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पे जब भी ये आए ना अध्ययन कहलाता है, तो आपको तुरंत नोटिस करना है कि किसका अध्ययन भाई, किसके बारे में पढ़ना है हमको। तो यहाँ आप देखोगे लिखा है क्या, कोशिकाओं के बारे में। तो चाहे पेड़ पौधे हो जाएं, चाहे पशुओं हो जाएं, अगर उनकी कोशिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है तो नॉर्मल सी बात है, आप कोशिकीय विज्ञान खोलोगे। आपके जीवों के बारे में पढ़ना है तो आप जीव विज्ञान खोलोगे। आपको आनुवंशिकताओं के बारे में पढ़ना है तो आप आनुवंशिकी विज्ञान खोलोगे। तो आपको जिसके बारे में पढ़ना है वैसी किताब खोलोगे। आपको कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है तो आप क्या खोलोगे, कोशिका विज्ञान। क्या खोलने वाले हो, कोशिका विज्ञान। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, कोशिका विज्ञान। ठीक, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। होती कौन है, तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में थोड़ी और भी नॉलेज है, आप उसको जान लीजिए। ठीक, जब भी ये पूछे शरीर वाला, तो इसमें आपको याद रखना है, जब भी पूछे बॉडी से रिलेटेड कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, जब पूछेगा बड़ी कोशिका, तब आपको बताना है अंडाणु। जब आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका, तब आपको बताना है शुक्राणु। क्या बताना है, शुक्राणु। ऐसे ही आपसे पूछेगा विश्व में, जब पूछे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका पूछे, बड़ी कोशिका, तो आपको बताना है, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताएंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ भाई, जो आप ऑमलेट खाते हो वो नहीं, इतना बड़ा ऑमलेट है कि आपको खा जाएगा। ठीक, तो ये रहा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और अगर शरीर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं तो आपके ऑप्शन गलत हो सकते हैं और आपके यहाँ पे तुरंत -1 नंबर गया। बैठे रहिए, फिर देखते रहिए। ठीक, कम टाइम में भी आपका नंबर जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या वो शरीर पूछा है या फिर वो क्या विश्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो विश्व का पूछे तो ये बताना है, अगर शरीर का पूछे तो ये दोनों बताने हैं। ये आपका रहा ऑप्शन, तंत्रिका कोशिका सही। इसके बाद है आपका नया क्वेश्चन जो है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है, आप वो जान लीजिए। ये होता है मेल में। किसमें होगा, मेल में। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो वो होता है वृषण से, जिसे आप कहते हो टेस्टिस। क्या कहते हो, टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या पुरुषों में 2 होती है। ये कुछ अंडाकार होते हैं कुछ, ठीक, और क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो शुक्राणु, ये किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और शुक्राणुओं को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। और शरीर का हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होंगे, शुक्राणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए हम क्या कहता है, शरीर से बाहर रखा जाता है। तो अब आपको बताना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से, तो आपका ऑप्शन है वृषण। कहाँ से होता है, वृषण। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम बस ऑप्शन को टिक करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी ये पॉइंट्स हैं या फिर ऑप्शंस हैं, हम उसको भी समझते चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो आने वाला क्वेश्चन होगा उसमें से अगर आएगा तब पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले इसके बाद हमने ये भी देख लेते हैं कि और भी जो ऑप्शंस हैं उनके क्या क्या
काम है या फिर कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं, वो किस लिए हैं हमारी बॉडी में। जब हम बात करेंगे वृक्क की, तो ये वृक्क आपका हमेशा उत्सर्जन में काम आएगा। किस में आएगा? उत्सर्जन में। ये उत्सर्जन वाले वीडियो में आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंडाशय किस में होता है? तो ये होता है फीमेल में। इनकी भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, यह गर्भाशय के दोनों तरफ लगे होते हैं। इसके बाद थायराइड ग्रंथि से आपको बताया गया है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और थायराइड स्थित कहाँ होता है? गले के निचले वाले भाग पर। कहाँ स्थित होता है? गले के निचले वाले भाग पर। किस आकार का होता है? तो ये होता है एच के आकार का। किस आकार का होगा? एच के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 28वां क्वेश्चन है आपका कि ब्लड प्रेशर या फिर आप रुधिर चाप कह लीजिए, इसको कौन नियंत्रित करता है? क्या यह थाइमस द्वारा होगा, क्या यह थायराइड द्वारा होगा, या फिर एड्रिनल द्वारा होगा, या फिर वृषण द्वारा होगा? ठीक, आपने ऑप्शन को पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। ठीक, अब आप बता सकते हैं कि यह कौन मेंटेन करेगा। ठीक, फटाक से इसका रिप्लाई दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर हम सबके बारे में पढ़ें तो थाइमस तो आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में, ये नहीं है। ठीक, थाइमस मेरा नहीं है, थायराइड भी नहीं है, अभी ऊपर ही बताया कि इसमें काम में आता है। इसके बाद वृषण द्वारा भी नहीं, क्योंकि वहाँ से तो शुक्राणु का बनना है, फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वाला होंगी। और रुधिर चाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल हार्मोन होता है। ठीक, इसके बाद ये कुछ और भी काम करते हैं, जैसे पसीनों को रोकना, पसीना, ठीक, इनको रोकना। इसके बाद हृदय गति हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक, इन सबको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो एड्रिनल करता है। अब अगर हम बात करें स्थित कहाँ होता है, तो यह दोनों किडनी के बीच में। कहाँ स्थित होगा? दोनों किडनी के शीर्ष पर, दोनों किडनी के शीर्ष पर स्थित होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पहुंच चुके हैं 29वें क्वेश्चन पे, और इसके बाद आपके अभी 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क, यहाँ पे मानव ऐड कर लीजिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? यानी जो हमारा ब्रेन है, जो माइंड है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसका भार कितना होता है? इसको आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है, 1.4 किलोग्राम। इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक, अगर आप उनको समझने बैठेंगे क्यों इतना किलो है, क्या है, कितना हाइपोथैलेमस कितना है, फिर वो कितना है, तो आप फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, बस उसी क्वेश्चन पे लगे रह जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, उसके बाद उनको आगे बढ़ जाइए। फिर है आपका यहाँ पे, फिर वही सही कह लीजिए, गिबरेलिंस एक क्या है? गिबरेलिंस के बारे में हमने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें वो क्या था? वह वसा था, एंजाइम था, हार्मोन था, कि कार्बोहाइड्रेट था? बताइए। ठीक, वसा तो हमने बारे में बात ही नहीं की, एंजाइम के बारे में बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात नहीं। हमने तो अभी तक किसके बारे में ज़्यादा बात किया है? हार्मोन्स के बारे में बात किया है। गिबरेलिंस एक हार्मोन है, जो गब्बर ने क्या किया था? अपने साम्राज्य को फैलाया था। और गिबरेलिंस क्या करता है? अपने तनों का विकास करता है, तनों का विकास करेगा। और ये किस में पाया जाएगा? मनुष्यों में कि पेड़ पौधों में? तो ये पाया जाएगा पेड़ पौधों में। किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधों में, यानी प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, या फिर प्लांट्स में पाया जाएगा। इसके बाद है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सुनिए, ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? क्या वो गोनेट्स थे, क्या वो पिट्यूटरी थे, क्या वह अग्नाशय था, कि क्या वह एड्रिनल था? ध्यान दीजिए, कौन था? गोनेट्स नाम नहीं है, पिट्यूटरी तो ब्रेन में होता है, अग्नाशय भी नहीं है। हाँ, अग्नाशय से आप एक ही चीज़ याद कर सकते हैं कि अग्नाशय से क्या निकलता है? एक अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। और आपका ऑप्शन है एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन ही है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित होता है। इसके बाद है आपका, कौन सा हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है?
और आपको ध्यान में होगा तो अगर वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा था तब आपको कौन सा रोग हो रहा था, मधुमेह रोग हो रहा था। तो याद कीजिए कौन सा था, कौन सा हार्मोन था, इंसुलिन। कौन सा था, इंसुलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन था जब वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में जो शर्करा होती हैं उसको जब मेंटेन नहीं कर पाता है उनके स्तर को, तो क्या हो, कौन सा रोग होता है आपको, तब आपको रोग हो जाता है इंसुलिन, सॉरी तब आपको रोग होता है मधुमेह, और कारण कौन बनता है, इंसुलिन हार्मोन। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका। धीरे धीरे हम इस चैप्टर के एंडिंग तक पहुंच रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो को अपने जब तक पढ़ा, अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी हमको भी एनर्जी मिल जाती है इन सब चीज़ों से। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। बड़ा मस्तिष्क का कहने का मतलब है कि मस्तिष्क में कौन सबसे बड़ा वाला भाग डिजर्व करता है या होता है। तो इसमें आपको हमने बताया था कि मध्य मस्तिष्क नहीं, पश्च मस्तिष्क नहीं, अग्र मस्तिष्क होता है। कौन है, अग्र। सभी तो बड़े होंगे नहीं, आपको इतना तो जानना ही है। ठीक, सभी बड़े हो सकते हैं एक साथ, नहीं। तो कौन होगा, सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क हमारा, जिसे हम, जो ज़्यादातर मस्तिष्क का भाग कवर कर लेता है। ठीक, इसके बाद है आपका ऑप्शन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं। कौन सा ऐसा अंग है जो संवेदनाओं को, ध्वनि को ग्रहण करता है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो आप इस ऑप्शन का आंसर, मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे प्रकाश लिखा है और ग्राही लिखा है, यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाला, तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। ये दृढ़ग्राही है तो ये भी नहीं करेगा। स्पर्शग्राही यानी स्पर्श यानी टच को जो बताता है, स्किन, वो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला है। इसमें पूछा क्या है, ध्वनि को ग्रहण करने वाला। तो ध्वनि मतलब क्या होता है, श्रवण, ठीक, सुनने वाला। या फिर तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा, श्रवणग्राही। क्या होगा ऑप्शन आपका, श्रवणग्राही, जो ध्वनि ग्रहण के लिए संवेदी अंग आता है। यहाँ आपसे एक ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन करके, या फिर कान। अगर यहीं अगर यहीं पे आपको देखने के लिए पूछता तो आप क्या आंसर देते, आँख। अगर यहाँ पे आपसे पूछता सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए या संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, तब आप क्या बोलते, त्वचा बोलते। ठीक, और अगर आपको यहीं पे स्वाद का पूछता तो आप क्या बोलते, जीभ या जिह्वा। क्या बोलते, जिह्वा। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर ध्यान दिया होगा आपने तो पहला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने आपको ये बात बता दी थी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। लेकिन हमने आपको उसमें बस बड़ी ग्रंथि बताया था, हमने आपको बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बताया था। और वहाँ पे बोला था कि आगे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप परेशान मत हो, विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या काम करता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो है वो है, ये आपका ऑप्शन है एड्रिनल। क्या ऑप्शन है आपका, एड्रिनल जो ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह दोनों में होती है, मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन ज़्यादातर किसमें पाई जाती है, मेल में पाई जाने वाली होती है। ठीक, इसका एक अनदर आपको नाम बताए थे हमने, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बताया था, अधिवृक्क ग्रंथि। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शरीर का समन्वय किसके द्वारा हो पाता है। यानी शरीर का बैलेंस जो बनाने के लिए कार्य आता है तो वो कौन कर सकता है। क्या वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करेंगी, क्या वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करेंगी, क्या बस तंत्रिका तंत्र करेंगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा ही आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दिखे तो आपको तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है तंत्र दोनों पे टिक करके आना है, क्योंकि दोनों ही मिलकर हमारे शरीर में का समन्वय करने में मदद करती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई तो पसीने को, ब्लड प्रेशर को, हृदय गति को, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो ग्रहण करती हैं। तंत्रिका तंत्र हमको सूचनाओं को बताती हैं। और जैसे आपने किसी गर्म, ये आपका कुछ गर्म बाउल था, गर्म था, इस पर आपने हाथ रखा, तुरंत आपने हाथ को हटा लिया, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन कौन करता है, वो तंत्रिका तंत्र कर लेती हैं। तो दोनों लोग मिलजुल के हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं, और जब बिगड़ेंगे तो फिर भाई सब कुछ बिगड़ेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। बताइए, क्या अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से
कोई नहीं। और अगर आपके पास 0.001% भी दिमाग होता तो आप इस ऑप्शन को अब तक टिक कर चुके होते, सोच ना रहे होते कि मैम कब बताएंगी, तब हम ऑप्शन को लिखेंगे कॉपी में। तो हार्मोन किसके द्वारा साबित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है इनमें कौन ज्ञानेंद्रिय है? मतलब नाक है, फिर जीवा है, कान है, या सभी हैं? कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं जिनका नाम हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। तो नाक भी होता है, किस काम में आता है? सूंघने के काम में आता है। जीवा किस काम में आता है? टेस्ट करने में, स्वाद को चखने में काम आता है। कान किस काम में आता है? सुनने के काम में आता है। तो ऐसे तो हमारे सभी ऑप्शन सही हो गए, और हमको लगता है ये एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपयुक्त सभी आए हैं, बाकी किसी में आपको देखने को ऐसा नहीं मिला होगा। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा था आज ख़त्म होने के कगार पे है। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा पादप है जो नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वार पे उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन वही था, पूछने वाले ने इसका जो मेथड है, जो तरीका है, वो बदल दिया है। इसमें क्या लिख दिया कि कौन सा ऐसा पादप है जो नियंत्रक फल बेचने के द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका उपयोग फल विक्रेता करता होगा, फल को बेचने वाला। तो अब फल विक्रेता क्या चाहिए आप बताइए। अब हम यहाँ पे रखे हैं कुछ फल, ये आम हो गया आपका, ठीक, मान लीजिए यहाँ कुछ और फल जो भी हैं, 5-6 फल हमने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक। और यहाँ फल विक्रेता खड़ा हुआ है, अब उसको खरीदना है, दुकान पे गया है, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खरीदेगा, ठीक। तो क्या वो ABA खरीदेगा? ABA क्यों खरीदेगा? अपने पेड़ को सुखाना है, पत्तियों को मुरझाना है? नहीं खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। इसके बाद क्या वो गिबरेलिन खरीदेगा? उसको तनों का विकास करना है, क्या करेगा तनों का विकास करके? क्या उसको पैसे मिलेंगे तने का विकास करने से? नहीं भाई, उसने फल लिया है, उसको फल को बेचना है, वो फल विक्रेता है। वो क्या करेगा पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए? नहीं करेगा। इसके बाद इथाइलिन, या फिर इसे आप इथिलीन कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इथिलीन, ठीक। इथिलीन किस काम में आता है? इथिलीन किस काम में आता है? फलों को पकाने में। हाँ, तो इसका उपयोग करेगा ना, किसका उपयोग करेगा? एथिलीन का। कहेगा हम खरीदेंगे, फिर इसको जाएंगे अपने फलों को पकाएंगे, इसको जाके दुकान पे बेचेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक। क्या ऑक्सीजन को ले जाएगा उत्कों की वृद्धि करने के लिए? नहीं। आपका ऑप्शन सही होता है एथिलीन। ऐसे ही आप भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। 2-3 अगर 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, बस आप ऑप्शन को देख कर ही टिक करके आ जाते हैं, तो कभी कभी आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक। तुक्का सही है कि आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग का तुक्का नहीं लगता है। तो उसमें आपको ऑप्शन को देखना है, समझना है कौन सा हो सकता है, कौन कार्य करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो उस चैप्टर से बिल्कुल संबंधित नहीं होते हैं, वो वहाँ से बाहर होते हैं, तो उनको आप जल्दी से कट करके अपने जो रियल आपका आंसर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है, हम आपको दोनों चीज़ समझा रहे हैं, उद्दीपन क्या होता है, ग्राही क्या होता है, ठीक। उद्दीपन का मतलब है कि ये हमने एक कैंडल रखा, हमने क्या रखा? एक कैंडल, ये रहा, हमने एक कैंडल रखा, ठीक, ये यहाँ पे ये जल रहा है। अब एक बच्चा आया, इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, क्या रखा? हाथ रखा, ठीक, हाथ रख दिया। अब जब ये हाथ रखा, इसका हाथ क्या होगा? जला होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे एक सूर्य भगवान है, ये मुस्कुरा रहे हैं आप लोग को देखकर कि इन लोग का 10th का पेपर आ गया है, नालायक अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपका सूर्य भगवान हो गए, और ये आपकी आंखें हो गई, ठीक, बिग नैनी जैसी आपकी आंखें, ये रहा एब्रो। अब आपको इसमें 2 चीज़ें बताएंगे हम कि उद्दीपन किसे कहते हैं और ग्राही किसे कहते हैं। तो जो हमें इफेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया आपका मोमबत्ती, ये जलाने वाला, तो ये होते हैं उद्दीपन। क्या करते हैं? उद्दीपन। यहाँ पे सूर्य क्या हो गया? ये उद्दीपन हो गया। अब ग्राही क्या है? ग्राही करना मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक। अब जैसे ये हमने ये कौन ग्रहण किया? मेरा हाथ ग्रहण किया। अब हमने क्या कहा? सूर्य भगवान निकले, हमने तुरंत आँख खोल के भाई ऊपर देखना है कि सूर्य भगवान कैसे दिख रहे हैं, गोरे हो गए, काले हो गए, लाल हो गए, क्या हो गए। तो जब आपने इनको देखा, आँख उठा के देखना चाहा आपने, तो आपकी पलकें क्या हो गई? ये बंद हो गई,
पलकें क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे हाथ लगाया ना, लेकिन कुछ देर बाद आप क्या करोगे, इस हाथ को तुरंत हटा लोगे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जल रहा है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन में ये बात गई कि आपको वहाँ पे हाथ हटाना है, तो आपने हाथ क्या किया, हटा लिया। तो जो इफेक्ट करता है, जो वस्तु हो गई, यहाँ पे उद्दीपन हो गया, कौन हो गया, मोमबत्ती। यहाँ पे उद्दीपन क्या हुआ, सूर्य। और हमारा हाथ यानी त्वचा, और यहाँ पे आपकी आंखें, ये फूट नहीं गई हैं, आपकी आंखें हम वापस ला दे रहे हैं। ठीक, ये आपकी आंखें वापस आ गई हैं। तो ये क्या है, ये है ग्राही। ये क्या हो गई, ग्राही। यहाँ पे आँख क्या हो गया, ये ग्राही हो गया। तो उद्दीपन और ग्राही आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर के बहुत सारे हेडिंग इसी क्वेश्चन के माध्यम से भी हमने आपको समझा दिए हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें आपको ये देखना है कि जितने भी आपको पहले आपको यहाँ पे आपको सही करना है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए नंबर, यानी ग्राही। ये आपका ऑप्शन हो गया ए, ग्राही। और ऐसे ही आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। 20 नंबर, जो 20 क्वेश्चन है आपका, वो 20 नंबर के हैं। ठीक, और कैसे हैं वो, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 20 के 20 नंबर आप ला सकते हो, जो क्या करेगा, आपके नंबर को उठाने में मदद कर सकता है। यानी आप अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा है आपने, तो आप क्या काम कीजिए, सीरीज को ही पूरा पढ़ लीजिए। ठीक, क्या करना है आपको, पूरा एक बार सीरीज पढ़ लीजिए। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, बार बार सीरीज में जो आए होते हैं वो सीरीज में दिया गया होता है। तो उसमें से आप कम से कम 70 to 75% वहाँ से ही कवर कर सकते हो। 75 क्यों, आप 80% वहाँ से कवर कर सकते हो, वहाँ से आपका बन सकता है। उसके बाद अगर आपको और परसेंटेज चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा किताब। वैसे अगर हम सीरीज की बात करें तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सीरीज में, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर या फिर ऐसे, वो हम आपको डेली करवा देते हैं, डेली बेसिस पे। तो आपको बस ये वीडियो देखना है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।